इट्स 9702 पेपर 1 वेरिएबल 1 अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है, कैम्ब्रिज एलएलएस का पेपर है। लेट्स स्टार्ट द पेपर। पेपर स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेस एसआई बेस यूनिट्स फॉर द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स फॉर्मूला देख लीजिए। आपने हमेशा फॉर्मूले से ही स्टार्ट करना है। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या क्या होता है? मोमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एफ इंटू डी, यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन को खोलिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाई मीटर कीजिए, सो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है? Which statement about the vector quantity is correct? Acceleration of free fall is a vector quantity because it has a constant magnitude. ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। गलत, रीजन ही गलत दिया हुआ है। द टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, पढ़ने से पहले ही हटाओ। टाइम इज अ वेक्टर, फिजिक्स में एएस लेवल कैम्ब्रिज में हम इसको स्केलर ही लेके चलेंगे। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन। जनाब ये ठीक है, रीजन सही दिया हुआ है। ए का रीजन गलत है इसलिए वो गलत है। बी का रीजन ठीक दिया हुआ है, ठीक है, उसका डायरेक्शन है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। डाउनवर्ड कोई नहीं बोलेगा। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रेगुलर block is determined by measuring the mass and linear dimension of the block. The list shows the result obtained together with their uncertainties. The density of the block is calculated. रो कैलकुलेट की हुई है ये। What is the uncertainty? जब भी uncertainty कह रहा है तो इसका मतलब है कि examiner is talking about absolute uncertainty. Clear? अब वो क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालना है तो आप इक्वेशन बनाएं, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और मास अपॉन, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यही होगा ना, ये फॉर्मूला होगा डेंसिटी का। क्लियर है? सो आप ये कहेंगे कि डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डेल्टा हाइट अपॉन हाइट। इस तरह से कर लें और जो आंसर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे वो करवा दें इसको। दैट्स इट, इक्वेशन आपकी बन जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो यहां से आप इसको रिमूव करें, ठीक है, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करा दें किससे? रो से। खत्म। अब आप वैल्यूज रख ले सारी की सारी, क्या है, ठीक है। तो 0.1 जल्दी से करिएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन 25 प्लस 0.01 अपॉन 5। 5.00 मैं लिख नहीं रहा जबरदस्ती, क्योंकि आंसर वही आना है। 0.01 अपॉन 2 प्लस 0.01 अपॉन 1 होल मल्टीप्लाई बाई 2.50। क्लियर? जी कोई मुझे बताएगा क्या वैल्यू आ रही है? सर 0.052। हाँ, तो इसकी करेक्ट आंसर होगा ना, ठीक है। व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ वन पेज ऑफ, यार ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आप खुद भी कर सकते हो लॉजिकली। एक पेपर आपके पास मौजूद होगा, एग्जामिनेशन पेपर, जिसपे आप, अब वो होता है A4 साइज का, वो होता है A4 साइज का। तो आपको पता है कि A4 का जो पेपर होता है उसकी जो लेंथ होती है, ये मतलब जाहिर है पता ही है हमें, उसकी जो लेंथ, उसकी लेंथ है 297 बाई 310 कुछ होती है, सॉरी 297 बाई 210 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर होती है, ठीक है, नहीं मिलीमीटर स्क्वायर बन जाता है वो, ये होती है। अगर मैं इसको मैं वो करूं तो 297 को आप 300 ले सकते हो और 210 को आप 200 ले सकते हो। और अगर नहीं भी पता हो भाई, आपके हाथ में A4 पेपर है, इस पे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उस शीट स्केल रखो, उस पे उसकी लेंथ और उसकी विड्थ मेजर कर लो, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 300 बाई 200 ही आने वाली है, ठीक है। सो जी अयान बोलो। सर तो मैं गेस कर रहा हूँ इसके लिए एस्टिमेट बेस्ट हमारा सी बनेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस भी तो आ जाएगी फिर। जी मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो ये तकरीबन 60,000 बनता है मिलीमीटर क्यूब, तो बी और ए तो गया। अब सवाल ये कि 60,000 है, उसकी थिकनेस भी तो आनी है, और थिकनेस जो है वो 0.1 mm की होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, वैसे ही लग रहा है, आप देख भी लो, ठीक है, तो वो 0.1 ही बननी है। अगर आप 0.1 नहीं लोगे तो क्या लोगे बताओ? 10 मिलीमीटर लोगे, दिमाग खराब है। 10 मिलीमीटर पता है कितना मोटा होता है, ठीक है। आपके घरों में जो शीशे लगे हुए होते हैं वो हार्डली 5 mm के होते हैं, जो ग्लास लगे हुए होते हैं उसके विंडो के अंदर, हार्डली 5 mm के होते हैं। बड़ी मुश्किलों से 3 to 4 mm पे ही खत्म हो जाते हैं। 5 mm चलो किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो पेपर है वो तो जाहिर है उससे भी कम, तो 0.1 mm का होता है, उससे कम होता है। तो अगर मैं उसको 1 mm भी लूँ तो 60,000 बनेगा। 1 mm बहुत ज्यादा होता है, नहीं है। तो अगर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 6,000, तब जाके सी करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? तो ये इसकी एस्टिमेशन है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड
from horizontal ground at a velocity of magnitude u at an angle theta to the horizontal. It hits the ground at a time t after it projected. Assume air resistance is negligible. Which statement does not describe the motion of the object? ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड हैज द वैल्यू u cos थीटा. ये तो ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज du cos थीटा. ये भी ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज t/2. ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती है. ऊपर जाते तो डिक्रीज होती है, नीचे आते आते इंक्रीज होती है. जनाब ये ठीक है, फिर ये इनकरेक्ट है. ठीक है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे not a total distance of 200 km travel the first 90 km at an average speed of 80 km per hour. Which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination in total time of 2 hours 20 minutes? ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहा है कि उसकी रेस्ट ऑफ द जर्नी में जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी. एग्जामिनर ये आपसे पूछ रहा है. आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? चलें देख लेते हैं. सो 200 किलोमीटर टोटल है और 200 में से अगर मैं देखूं, ठीक है, सो 200 में से मैं 90 किलोमीटर निकाल दूं तो 110 किलोमीटर उसका ये रेस्ट है, रेस्ट ऑफ द जर्नी. अमन, रेस्ट ऑफ द जर्नी यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, और उसने ट्रैवल कितना किया? 90. अब 90 पे जरा तुम टाइम देख लो कितना है. ठीक है, ये उसने अभी ट्रैवल करना है. ठीक है, अब 90 में इसने टाइम कितना टाइम निकालना है, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो डिस्टेंस है 90 अपॉन वेलोसिटी है कितनी? 80. तो टाइम कितना आ रहा है बताएगा कोई मुझे? 1.125 hours. 1.125 यानी 1 घंटा और 8.5 मिनट, 7.5 मिनट्स तकरीबन. ये 60 आप ऐड कर लें, 60 प्लस 7.5 67.5 मिनट्स ऑलमोस्ट होना चाहिए लगभग इसी के करीब. एनीवेज, तो ये उतना कवर कर चुका है. ठीक है, अब सवाल है 2 घंटे में उसने कवर करना है, उसमें से ये निकल गया, तो टाइम को भी आप जरा निकालें. सो टाइम कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 1.125. तो रेस्ट ऑफ द टाइम जितना उसके पास रह गया वो कितना रह गया? कोई मुझे बताएगा? 0.87.5 आर ये रह गया, ये किलोमीटर रह गया, ये आर रह गया, तो डिवाइड कर दीजिए. अब आंसर उसको वेलोसिटी 126 आ रहा है. जी कितना आ रहा है दोनों को डिवाइड करने पे? 126. ठीक है, सो ये 126 के अराउंड वैल्यू आएगी. ठीक है, सो ये डी करेक्ट आंसर होगा. ठीक है भाई, समझ आ गई बात? अ कार ऑफ मास 1200 kg has a momentum of 18,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? लंबी नहीं करनी, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है. पी आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, E के इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. ये मोमेंटम के फॉर्मेट में. तो मोमेंटम है 18,000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 1200 करें. सो आपके पास आंसर कितना आता है बताइए जी? सर आखिरी आंसर 135 किलोजूल्स आता है. ठीक है, सेट है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1200. ठीक है, आ रही बात समझ? तो सॉल्व करें तो ये 1335 करके कुछ वैल्यू आएगी. लैडर इज पोजीशन वैल्यू आ गई. अच्छा ठीक है, एग्जैक्ट आएगी. ठीक है, आप सॉल्व करें तो ये 18,000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 1200, तो ये 135 के बाद ये 000 आएगा. क्वेश्चन नंबर 8. अ लैडर इज पोजीशन ऑन आईसी फ्रिक्शन, यानी आईसी का मतलब है कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है. फ्रिक्शनलेस ग्राउंड का मतलब है कि फ्रिक्शन नहीं है. तो फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब है, जरा समझना, अगर फ्रिक्शन होती, मिसाल के तौर पे एक फोर्स यहाँ से आती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लैडर को गिरने से रोकती, एक फोर्स यहाँ से आती. ठीक है, तो रिजल्टन ये जो ग्राउंड का रिएक्शन है वो लैडर पे होता है, तो रिजल्टन इस डायरेक्शन में होती. ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती तो रिजल्टन यानी इस डायरेक्शन में कहीं पर ये आर की वैल्यू होती. ठीक है, सो सी तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही नहीं, और डी भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, अब सवाल है फ्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन जो जमीन से यानी फ्लोर से लैडर पे जो रिएक्शन है वो तो है, वो रिएक्शन आर की सूरत में है, वो रिएक्शन वर्टिकल होगा. ये दोनों तो गलत होगा. ठीक है, ये दोनों गलत हो गए. अब जाहिर है ए और बी में से एक करेक्ट आंसर होगा. अब आते हैं वॉल की तरफ. तो वॉल उसने कहा है कि रफ वॉल है, पढ़ो. ठीक है, उसने क्या कहा?
के ग्राउंड एंड इज लीन्ड अगेंस्ट अ रफ वॉल, रफ वॉल के अगेंस्ट जो है, अब आप देखो रफ वॉल, रफ का मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन मौजूद है। अब फ्रिक्शन है कि ये तो नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन इसको ऊपर पुश करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो होगी ऊपर, ठीक है। इसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर है, इसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर है। अच्छा, एक फोर्स इसकी जो वॉल का रिएक्शन है, ठीक है भाई, ये है वॉल का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ द वॉल। अब जाहिर है इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं देखूंगा तो रिजल्टेंट सीधा तो नहीं होगा ना यार, रिजल्टेंट क्या होगा, एक एक फोर्स इधर है कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी इधर कहीं रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब है पी जो है वो रिजल्टेंट है, वो सही बना हुआ है, ठीक है। ए इनकरेक्ट बना हुआ है, ए में सिर्फ इस फोर्स को इंक्लूड किया, उसको इंक्लूड ही नहीं किया, खत्म हो गई बात। ए इनकरेक्ट हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया, सही है। सो ये जो पी बना हुआ है ये रिजल्टेंट है किसका, ये वॉल का रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। सो बी करेक्ट आंसर जाता है इसमें, क्लियर। अब आप चलते हैं 9 पे। अ टॉय पैराशूट इज ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज एंड फॉल्स वर्टिकली थ्रू एयर। The graph shows the distance traveled by the parachute against time. Which region of the graph shows when the parachute is at terminal velocity? Constant velocity कब होती है distance time graph में, जब graph linear होता है, तो वो part B है, B पर होगा। A lift elevator consists of a passenger car supported by a cable that runs over a light frictionless pulley to a counterbalance. The counterbalance falls as the passenger car rises. ठीक है, ये मैंने बताया था कि हर लिफ्ट के साथ आप देखते हैं मॉल वगैरह में, तो बीच साथ में काउंटर वेट लगा हुआ होता है, ताकि मोटर की जो पावर है वो कम से कम जब वो इस्तेमाल हो। और इसका क्वेश्चन भी कराया, याद करो, इसकी इक्वेशन बना के करवाया। अगर नहीं याद है तो भाई देख लो। चलो लेट्स सी, ए इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो। सो ठीक है, एम यानी जो मास, जो लार्ज मास है, लार्जर है, ग्रेटर है, एम ग्रेटर माइनस एम लेसर अपॉन एम ग्रेटर प्लस एम लेसर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई द वैल्यू ऑफ जी। याद है ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था पूरा, इससे होगा ये सवाल सॉल्व, ठीक है। याद करो, मोमेंटम के चैप्टर के अंदर पूरा ड्राइव कराया था। और अगर नहीं याद, जाहिर एग्जाम में याद नहीं होता, तो रिजल्टेंट फोर्स से करो, फिर दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब देखो ये पैसेंजर, पढ़ो उसको, वो कह रहा है कि द काउंटर बैलेंस फॉल्स एट द पैसेंजर कार राइजेस। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाने का मतलब है कि ये काउंटर बैलेंस का जो वेट है, जाहिर है। अच्छा, अब ये देखना है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है, वो ये कि जो पैसेंजर कार है उसका जो वेट मास दिया हुआ है वो 520 और पैसेंजर का 80, कुल मिला के 600 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इनका मास दिया हुआ है वो 600 किलोग्राम दिया हुआ है, क्लियर है, ये याद रखना, ठीक है। और जाहिर है कि यहाँ पर टेंशन तो है इधर, क्लियर। 600 किलोग्राम दिया हुआ है, और ये जो काउंटर बैलेंस है उसका 640 दिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ग्रेटर हो जाएगा और इसका जो वेट हो जाएगा ये लेसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका वेट क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, और ये आपका ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 9.81। ये आप देख लीजिएगा बाद में, क्लियर। आ रही बात समझ में। वैसे तो मुझे लगता है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम देख लेते हैं उसको। ये वेट लेसर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। अब ग्रेटर वाला नीचे आ रहा है और यहाँ पर क्या है, टेंशन है। अब आप सोचिए, टेंशन ऑल्दो के ऊपर खींच रही है, वेट नीचे आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये जो काउंटर बैलेंस है वो नीचे आ रहा है। ये जो केबिन है ये ऊपर जा रहा है, पैसेंजर केबिन ऊपर जा रहा है, अब काउंटर वेट नीचे आ रहा है। ये कब नीचे आएगा, जब जाहिर है इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी। इसकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कब नीचे होगी, जब जाहिर है इसका जो वेट है वो ज्यादा होगा उसकी टेंशन से। तो इस वाली कॉर्ड के अंदर वेट टेंशन से ज्यादा है, ठीक है। सो आप रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना चाहें इधर इस काउंटर वेट में, सो ये आपका WG माइनस का ग्रेटर, मैंने उसके लिए जो जी लगा दिया है, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स MA इज इक्वल टू WG। W क्या हो जाएगा, MG माइनस का टेंशन हो जाएगा, क्लियर है। मास ऑफ द काउंटर बैलेंस कितना है, 640A इज इक्वल टू 640G माइनस टेंशन, ठीक है। मुझे टेंशन नहीं, मुझे A की वैल्यू चाहिए, याद रखिएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये लंबा प्रोसीजर है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये आ रहा है, ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। अच्छा, जब राइट साइड वाली ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है इसमें टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, ये होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड बन रही है इसकी, क्लियर। सो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, क्योंकि टेंशन ग्रेटर देन वेट है, ठीक है। सो टेंशन माइनस WL यानी लेसर वेट, ठीक है। सो ये MA इज इक्वल टू टेंशन माइनस MG हो जाएगा।
और एम ए कितना, मास कितना इसका, ये 520 और 80 को ऐड कीजिए तो 600 ए इज इक्वल टू टेंशन माइनस 600 जी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आपकी, 2 बन जाएगी। दोनों इक्वेशंस को ऐड करा दीजिए, तो दोनों को ऐड करा दीजिए, एडिंग एंड 2, ठीक है। तो 640 ए इज इक्वल टू 640 जी माइनस जी इज इक्वल टू दूसरा क्या है 600 ए इज इक्वल टू टेंशन माइनस 600 जी। आप दोनों को ऐड कराइए, क्लियर? आप दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने से क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो देखिए ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐड करने से क्या होगा कि ये टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी। लेफ्ट साइड में ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 1240 ए, और यहाँ पर ये करिए तो ये क्या बन जाएगा भाई, 640 माइनस 600 करो तो ये 40 जी हो जाएगा। मतलब वही है यार, वही जो मैं फॉर्मूले से कर रहा था ना, वही चीज है, सर कुछ जो भी नहीं। पिछला तो आपने शुरू में फॉर्मूला दिखा दिया था काफी आसान था, उससे बहुत आसानी से नहीं ना, आंसर तो आ याद थोड़ी होगा हर किसी को, इससे याद थोड़ी होगा यार हर किसी को। एग्जाम में तुम्हें मौत सर पे और तुम जो है वो खुशी खुशी डांट थोड़ी करोगे, नहीं कर सकते भाई। एग्जाम में याद थोड़ी रहता है हर किसी को, तो तरीका तो याद रहना चाहिए। अब फॉर्मूला किसी ने गलत पुट कर दिया तो गया उसका एमसीक्यू, इसके अलावा और प्रोसेस नहीं है ना, यही प्रोसीजर है, इसी से कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ इसका में? आंसर 0.32 तो आ निकाल, रहा है। हाँ हाँ 0.32 ही आएगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। स्टेशनरी बॉल ऑफ मास m इज हिट बाय अ बैट, एक बल्ले ने एक बॉल को हिट किया, तालियां। अब बॉल जो है वो स्टेशनरी है, स्टैंडिंग है, ठीक है। अब क्या है, वो बॉल ऑलरेडी तो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी v है, मास m है, तो फाइनल मोमेंटम mv होगा। सो उसकी फोर्स पूछ रहा है एवरेज, तो वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगी। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जाहिर है टाइम, ठीक है। सो यहाँ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम फाइनल mv इनिशियल 0 अपॉन टाइम। सो ये एम वी अपॉन डेल्टा टी, बी करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है, अ डिस्क ऑफ मास एम is moving across a horizontal frictionless surface with a constant velocity. Clear? Constant velocity q है, constant velocity q है, it collides with the stationary disk of the mass 4m। इसकी initial velocity जो है वो u, इसको कर लो, ये इसकी u2 0 है, इसकी u1 जो है वो u है, ठीक है। और the diagram shows the view from the above, the views from above of the motion of the two discs before and after collision, ठीक है। What is the initial velocity u of the disk of the mass m, उसकी initial velocity u के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो दो तरह की इक्वेशंस बननी है, एक आपकी, और दोनों कंजर्वेशन से रिलेटेड है, एक हॉरिजॉन्टल बननी है, एक वर्टिकल बननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी वर्टिकल इक्वेशन बनाएंगे, वर्टिकल से इसकी फाइनल वेलोसिटी की निकालेंगे, उसके बाद गेम खेलेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन बनाएंगे। सो मैं लिख देता हूँ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। सो वाई एक्सिस पे क्या होगा, यानी वर्टिकल एक्सिस की तरफ चलते हैं। जी जी जीरो, बोलिए। हमारे पास 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास जो है 4m साइन जी जी 40, जी हमारे पास जो है जी जी m इंटू 4 साइन 45 हो जाएगा और फिर 4m इंटू v साइन ठीक है। 45। तो ये सबसे पहले इनका इनिशियल 0 प्लस 0, 0 नहीं होगा, 0 प्लस 0, देखो याद रखना, भूलना नहीं, आगे फिर कोई ना कोई गलती करोगे, कोई एक चीज ही लिखना भूल जाओगे। सो ये हो जाएगा अपवर्ड मोमेंटम, इसका अपवर्ड कंपोनेंट है, यानी कि ये इंक्लाइंड है ना, तो इसका ये कंपोनेंट वर्टिकली है अपवर्ड, क्लियर। और ये इंक्लाइंड कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला लिखेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ, ऊपर वाले का पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्लियर। सो सबसे पहले इसका कंपोनेंट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। सो मास कितना है m, मास m, वेलोसिटी कितना होगा 4, और 4 के साथ एंगल कितना है cos 45 डिग्री। ये जो cos, सॉरी sin 45 करेंगे, sin 45 डिग्री। अच्छा साइन क्यों किया भाई, इसका साइन लेंगे तो ये आएगा सामने वाला, तो ये और ये इक्वल होता है, तो ये जाहिर सी बात है इधर लिखेंगे हम sin 45। अच्छा अब दूसरा कौन सा है, दूसरा क्या है 4m, 4m, 4m इंटू, अब v के साथ क्या आएगा, अगेन साइन 45 डिग्री आएगा, क्लियर। साइन 45 डिग्री लेने पे ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये डाउनवर्ड आएगा, ये और ये इक्वल होता है, तो ये भी नेगेटिव है, क्लियर।
अब जाहिर है दोनों को रीअरेंज करो तो ये 4mv sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 4m sin 45 डिग्री। सॉल्व करें तो v की वैल्यू आपकी 1 मीटर पर सेकेंड आती है। क्लियर? सो v आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगाएंगे, एग्जैक्टली इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, बस इसी को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल के लिए। सो अब y एक्सिस से x एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब x एक्सिस पे क्या करेंगे, तो इन जाहिर के बाद अब ये इक्वेशन इस तरह से लगेगी। सो बिफोर कोलिजन इसका जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा mu प्लस 0, इसका मोमेंटम 0 है, इज इक्वल टू, अब दोनों में cos लगेगा तो ये हो जाएगा 4m, या 4 बाद में लिखता हूँ, पहले m इंटू 4 cos ऑफ 45 डिग्री प्लस, ठीक है, 4m, ठीक है, इंटू 1 1 मेजर कर लिया ना, 1 cos 45 डिग्री। क्लियर? आ रही बात समझ में? सब में से मास लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दो, अच्छा नहीं लग रहा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, u आ गया। सो ये 4 प्लस 1 4 प्लस 4 ये मेरे ख्याल में 8 हो जाएगा, 8 cos 45 डिग्री। जी बताना, 8 cos 45 तो 70% होता है 56 5 पॉइंट कुछ आने वाला, ये रहा। हाँ, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू ना 0.707 होती है, तो 8 7 जा 56, तो डेसिमल खिसका दो तो 5.6 बनता है, तो नियर इज 5.7 है। समझ आ रही है बात? इस तरह से मैंने दिमाग में लगाया, वैल्यू मुझे याद थी ये वाली इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट ऑन द अर्थ फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट ऑन द मून फ्रॉम द हाइट ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 4 मीटर से गिराया गया। द एक्सेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द, यार इतनी लंबी करते हैं ये बचपन से ही, मतलब ओलाविर सी चीजें याद होती है। 60 जी की वैल्यू मून पे, यार मुझे तो याद है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं तेरी क्यों सुनूं भाई, मुझे तो तू 60% करेगा यही निकलनी है, 1.60 1.6 से करीब करीब। चलो बता दो, अब नहीं भी पता किसी को तो वो 16% निकाल ले, वो 9.81 मल्टीप्लाई बाय 16% कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, कर ले। लेकिन भाई मुझे याद है तो मैं वो वैल्यू रख दूंगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि assume that there is no resistive forces acting on the object, what is the ratio of speed of the object before hitting the surface on the earth and speed of the object just before hitting the surface on the moon। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, ये वो हाइट है, ठीक है, जिस हाइट से उसको गिराया गया है। ठीक है, कितनी हाइट है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये वो हाइट है जिस हाइट से क्या किया, वो 2.0 मीटर की हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ पे। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी। ठीक है, सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो मेरे पास आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, डायरेक्टली कर लेते हैं यार इसको। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ यूं बनती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर? अब यहाँ से तुम्हें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, रेस्ट से छोड़ा गया तो इनिशियल 0 है। सो अब आप 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर कर लीजिए, और बल्कि इसको और एक तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh कर लीजिए। आ रही बात समझ में? ये आप कर लीजिए अभी फिलहाल। ये किसके लिए? जाहिर है कि ये अर्थ के लिए है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की लगेगी, हाइट भी अर्थ की लगेगी। ठीक है, अब यही एग्जैक्टली यही चीज मून के लिए कर लेते हैं, तो ये 2gh हो जाएगा, तो ये m कर लें और यहाँ पर भी ये m कर लें, इसे हाइट को भी m कर लें। क्लियर? अब दोनों को डिवाइड कर दें, अब डिवाइड कर दें तो भाई डिवाइड क्या, डिवाइड में ऊपर अर्थ आएगा नीचे मून आएगा। सो ऊपर अर्थ हो गया, ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका मून हो जाएगा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, और आप इक्वेशन करें तो 2, ठीक है, gh अपॉन 2gh। क्लियर? ये होगा रेशियो, 2 से 2 कैंसिल, g ऑफ मून और सॉरी g ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, मून, और हाइट भी चले, हाइट भी हम लिख ही लेंगे, वो इतना मसले वाली बात नहीं है। जब आप ऊपर देखें 9.81 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी अर्थ पे 2 थी, तो डिवाइड में मून की कितनी थी, मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 16% है तो 1.6 ही आएगी, तो मैं डायरेक्ट 1.6 लिख रहा हूँ, और हाइट ऑफ मून जाहिर है वो 4 है। अब ये सॉल्व करें, जो भी आंसर है उसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट किस खुशी में लें वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर e की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर मून की वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर और रूट जब कैंसिल होगा तो सिर्फ ये रेशियो बचेगा, और राइट साइड पे जो भी आपका आंसर आएगा इसका स्क्वायर रूट बनेगा। जी भाई प्लीज जरा मुझे स्क्वायर रूट लेके बता दीजिए फाइनल आंसर कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3.1 राउंड ऑफ करके।
फाइनल आंसर। ये आ रहा है 3.065, इसका स्क्वायर रूट लो तो 1.75 बनता है, तो 1.8, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए अपने अपने पास आप लोग, ठीक है। आगे चले आइए, आगे कह रहा है द ग्राफ शोज द वेलोसिटी वेरीज विद द टाइम ऑफ द बंजी जंपर, एट विच पोजीशन इज द बंजी जंपर मोमेंटरीली एट रेस्ट, रेस्ट पे तो आर पे होगा, वेलोसिटी 0 है, सो रेस्ट है ना, जंप एट रेस्ट, तो आर आर, ठीक है, ए और बी तो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेस्ट का पॉइंट तो हमने पता कर लिया, वो कह रहा है कि एट विच पॉइंट डज शी हैव अ जीरो एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। सो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखा जाए तो उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी, तो क्यू इसका सही हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं। A solid sphere which is less dense than the water is held completely immersed in water a few meters below the surface. The density of the water is uniform. The sphere is released immediately after release. The sphere rises. Sphere ऊपर आएगा, ठीक है। Which to describe the changes in magnitude of the upthrust and the sphere and the resultant force on the sphere as it rises. तो देखो अपथ्रस्ट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली इसी सूरत, ठीक है, जब तक वो बिल्कुल बाहर ना निकल जाए या थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा अपथ्रस्ट चेंज होगी, जब तक अंदर है डेंसिटी यूनिफॉर्म है अपथ्रस्ट विल नेवर चेंज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉरी यार, ये मैंने दोनों पे कांस्टेंट वो लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्रीजिंग वाला तो गया, कांस्टेंट वाले हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ए और बी में से करेक्ट आंसर हो सकता है ना। अब जरा देखो, इमेजिन करो कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, लेट्स से वाटर के अंदर मौजूद है, ठीक है, वाटर के अंदर मौजूद है और तुमने यहां से उसको छोड़ा, ठीक है, वाटर के अंदर मौजूद है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और तुमने उसको यहाँ से ऊपर की तरफ छोड़ा। अब जब तुम ऊपर की तरफ छोड़ोगे तो देखो एक तो उसका वेट हो जाएगा, ठीक है, एक उसकी अपथ्रस्ट हो जाएगी। अच्छा, अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, पता है, अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बात है। और वो कह रहा है कि अपथ्रस्ट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये अपथ्रस्ट है। अब जाहिर सी बात है इसमें एक चीज और है, वो है विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब वो विस्कस ड्रैग फोर्स चले, आप इसको ड्रैग कर लें थोड़ी देर के लिए, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वैसे ही दोनों ही वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, क्योंकि कंबाइन करके हम बात कर रहे होते हैं लेवल्स में, ठीक। अब आप देख लीजिए कि इसकी, क्योंकि ये ऊपर आएगी एक्सेलरेट करेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट, ठीक है, प्लस, ठीक है, एफ डी यानी विस्कस ड्रैग माइनस वेट, यही होगा। जी सर। अब होगा ये कि जब ये ऊपर की तरफ आएगा, ऑल दो क्या आपको लग रहा है वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जाहिर है कि आपने रेस्ट पे है, उसको छोड़ा, रिलीज किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये कह सकते हैं हम कि इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से इसकी ड्रैग फोर्स, क्योंकि सरफेस की तरफ आ रहा है, ड्रैग फोर्स रिड्यूस होगी, ठीक है। अगर इसकी ड्रैग फोर्स क्या हो रही है भाई, रिड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ये पूरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टेंट के डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि भाई ये ए इसका करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? जी जी सर। यार, बात ठीक है, सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 4 मीटर इज फ्रीली हिंज ऑन अ वॉल एट वन एंड, द बार इज यूनिफॉर्म बार बोला। यूनिफॉर्म बार का मतलब है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बिल्कुल सेंटर में, यानी इधर कहीं होगा, ठीक है, इधर 2 मीटर पे कहीं होगा, ये मैंने इधर बना दिया। ये वेट है कितना है, 200 न्यूटन है, और इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो, ठीक है, ये होगा 2.0 मीटर, क्लियर है? तो ये 2.0 मीटर होगा। वो कह रहा है कि the bar is horizontal and held equilibrium by the cable attached by a distance of 0.5 meter from other end. The cable is at angle of 35 degree to the horizontal. What is the tension T in the cable? वो कह रहा है टेंशन T in the cable क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें पता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डायरेक्ट लगाओ, लगाने के लिए आपको ये फोर्स का, एक्सटेंशन का जो है वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। सो मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट दे लेता हूँ, ये Ty इज इक्वल टू T sin 35 डिग्री है, और ये इसका जो मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा वो 3.5 बनेगा, 4 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 3.5। सो पिवट आप इस जगह पे लोगे,
और आप देखो अगर मैं इसको पिवट लेता हूँ तो जाहिर सी बात है पिवट के हिसाब से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉक में मूव कराएगा, और ये जो वेट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का गेम है। सो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा होगा, तो वो टी वाई घुमा रहा होगा, टी वाई इंटू सॉरी ये तो क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई कितना कितना मीटर है 4/2 यानी हाफ 2.0। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज है उसमें क्या होगा टी वाई, क्लॉकवाइज में होगा टी वाई मल्टीप्लाई बाई 3.5। क्लियर। सो वेट कितना है आपका, वेट है 200 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और टी वाई कितना है, टी वाई की वैल्यू हम उसको टी साइन 35 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3.5। जी बता सकता है कोई आंसर क्या आ रहा है, 199.25 ये आ रही है वैल्यू, चेक कीजिए। और सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें इसको अगर तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये 201 है, तो इस तरह से सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सही है, आगे चलें। द डायग्राम शोज, द डायग्राम ऑल शो a pair of equal forces acting on a meter rule. Which diagram show forces that provide a couple and a zero resultant? ठीक है, ये कपल नहीं हो सकती, कपल के लिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। ये है इनकी, इनका रिजल्टेंट जीरो होगा, ठीक है, जितना अपवर्ड हाइट है उतनी डाउनवर्ड है। ठीक है, जितनी इसकी अपवर्ड होगी, ठीक है, उतनी डाउनवर्ड है। तो ये तो चलो इक्वल फोर्सेस है, बैलेंस फोर्सेस है, रिजल्टेंट जीरो है। और ये कपल की तरह भी एक्ट करेंगी, जाहिर है सेम लाइन ऑफ एक्शन है, एंटी पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये कपल की तरह तो मूव करेंगे। ठीक है, टॉर्क ऑफ अ कपल भी ये जनरेट करेंगे, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये और ये छोड़ दीजिए, ठीक है, वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अप द हाइट, up to the height in up to the height h in air with an initial velocity v as shown. Air resistance is negligible, the acceleration of the free fall is g. What is the total work done by the gravitational force on the ball during its height from p to q? ठीक है, during its flight from p to q, तो p से लेकर q तक टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये समझना मेरी बात को भाई। टोटल को उसने अंडरलाइन किया, यानी नेट बात कर रहा है, जरा बात सुनना भाईजान। जब आप जमीन से ऊपर देखो, वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर। वर्क डन बाई, बी वाई बाई, बाई का मतलब होता है सब्जेक्ट, ऑन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। बाई का मतलब है किसने एनर्जी दी, ऑन का मतलब है किसने एनर्जी ली। ठीक, बॉल के केस में जाहिर है बॉल अर्थ से एनर्जी लेगी, वर्क डन बाई अर्थ, एनर्जी अर्थ ने दी, और वर्क डन ऑन द बॉल यानी बॉल ने एनर्जी ली। जिस वक्त बॉल हाइट पे जाएगी, हम नेट की बात कर रहे हैं, सुनना, रिजल्टेंट वर्क डन, जिस वक्त बॉल अपनी हाइट पे जाएगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसको एनर्जी देगी। ठीक है, और जिस वक्त वो दोबारा मैक्सिमम हाइट से जमीन की तरफ आगे गिरेगी, अर्थ उसमें से एनर्जी सक आउट कर लेगी, निकाल लेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब है नेट एनर्जी ट्रांसफर कितना हुआ, जीरो, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो, खत्म हो गई बात। सब सिंपल सी लॉजिक है, ए इसका करेक्ट आंसर है, उसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस ही नहीं है। जितनी एनर्जी गई उतनी वापस आ गई, दैट्स इट। या यूं समझो जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई उतनी डिक्रीज हो गई, रिजल्टेंट वर्क डन कितना हुआ, जीरो, दैट्स इट। द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K is suspended vertically from its top. The spring obeys Hooke's law. Initially, the spring is not compressed, not stretched. A mass of 0.5 kg is attached to the bottom of the spring. The mass is released from the rest and fall. Frictional effects are negligible in the motion that follows. What is the maximum extension of the spring? याद रखना, एक बात बताऊं, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म फोर्स नहीं होती है। आई मीन अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर मैं इसका ये ग्राफ बनाऊं फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का, यानी इधर फोर्स रखूं इधर एक्सटेंशन रखूं, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे नहीं बनती, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इंक्रीज होती चली जाती है। क्लियर है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। सो अब एक तरीका तो ये कि मैं फोर्स का एवरेज लेके काम करूं, जो आपके जो कद्दू नहीं समझ में आने वाला, आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में, आप बोलोगे सर क्यों ली एक फोर्स का एवरेज। दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि भाई दोनों की एनर्जी बैलेंस कर दो, वो सबसे अच्छा तरीका है। अभी मैं पहले उसी से बताता हूँ आपको। सो अब ये है कि वो स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लटका हुआ, आपने मास लटकाया हो, थोड़ा नीचे चला गया,
अब उसकी इलास्टिक यहां से देखो, अब यहां से इस जगह तक आते आते, ठीक है, जितना उसकी हाइट चेंज हुई है यानी एक्सटेंशन हुई है उतनी हाइट ही चेंज हुई है, उसकी डिक्रीज हुई है, हाइट नीचे की तरफ गई है, ठीक है, मतलब जमीन से गिनूंगा तो हाइट डिक्रीज हुई है और वैसे जो है उसका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। सो देखा जाए जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हुई है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी चेंज हुई है उतनी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, दोनों इक्वल है अगर रेजिस्टिव फोर्स को इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। सो मैं ये कह सकता हूं कि change in gravitational potential energy is equals to change in elastic potential energy, ठीक है। सो ये इसको मैं mgh ले लेता हूँ और इसको हाफ ऑफ kx स्क्वायर कर देता हूँ, क्लियर। अब h कितना है, जाहिर है कि ये वाला h है, यही h है, यही x है, तो मैं ये करता हूँ तो mgx इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ k और x स्क्वायर। अब मैं यहाँ एक x से एक x कैंसिल कर देता हूँ, सो ये देखो mg इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा kx। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आया, यहां तक समझ आया। ये kx क्या होता है, kx क्या है, फोर्स, तो f अपॉन 2 यानी बेसिकली ये इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। अगर मैं यहां से चलता ना तो फोर्स का एवरेज लेके चलता मैं, जो कि मैं नहीं चला, ये बात याद रखना, यहाँ से चलता फोर्स का एवरेज लेके चलता, वो एनर्जी से भी एवरेज ही का बढ़ा रहा है, ठीक है। एनीवेज खैर जरूरत नहीं है मुझे उसको एवरेज करने की अभी फिलहाल, ठीक है, मैं स्प्रिंग कांस्टेंट मौजूद है मेरे पास, मुझे निकालना क्या है, ठीक है, वो से निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ कर लो, सो 2mg अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, सो 2 into 0.5 मल्टीप्लाई बाई 9.81 अपॉन 30। जी बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर डी होगा आंसर इसका। 0.327 आ रहा है मेरा, ठीक है, सो 0.327 डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। A wire has original length L and cross-sectional area A. A tensile force F is applied to the wire, which causes it to have extension X. The wire obeys Hooke's law. What is an expression for Young's modulus of the material from which the wire is made? तो Young's modulus जो है वो stress upon strain होता है, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया कर लो, स्ट्रेन को स्ट्रेन ही कर लो, ठीक है। तो ये फोर्स अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है तो ये बी करेक्ट आंसर है, बाकी तो सभी गलत है। A wire is stretched by gradually increasing the force. The force extension graph of the wire is shown. Which statement must be correct? Point Q is the elastic limit. नहीं, proportional limit होगी, सही है, गलत। The point R is the limit of proportionality. नहीं, incorrect. The area under के ये टर्न होने के बाद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के एंड पे। द एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम P to S is elastic potential energy stored in the wire. P से लेकर S तक नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक लिमिट तक होगी, ठीक है। द एरिया, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो वो पूरा आएगा फ्रैक्चर पॉइंट तक, मैंने बताया था ना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी का एक हिस्सा है छोटा सा, ठीक है, और वो होता है इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी जो है वो पूरी फ्रैक्चर पॉइंट तक है, ठीक है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब। द एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम P to S, the work done stretching the wire, जी जनाब, वर्क डन स्ट्रेचिंग द वायर इज बेसिकली द स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी मतलब उसने उसकी लेंथ चेंज करने में जितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई, अब चाहे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो चाहे इलास्टिक हो, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। सो डी इसका करेक्ट आंसर है। स्प्रिंग हैज एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 0.3 मीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ये दिया हुआ है, ये L नॉट गिवन है, ये L गिवन है। An object is suspended from the spring and the spring is deformed within its limit of proportionality. The new length of the spring is 0.5 meter, यानी इसको L2 कर लो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो EPE is equals to half of kx square, ये लगा दो। So अब half है into 400 है into 0.5 minus 0.3, ठीक है, ऐसा ही है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। जी बताओ क्या आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल में 8 जूल आ रहा होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, चेक करना। नेक्स्ट है, a wire consists of 3 meter length. A wire consists of 3 meter length of metal X joined to a 1 meter length of wire. अच्छा ये 3 और 1 है, इसका एक और है, एक और बना देता हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाए। कि उसकी एक्सटेंशन 0.5 मिलीमीटर से हो रही है,
जब वाई हमारे पास सिर्फ 1 ऐसा ही है, मिलीमीटर से एक्सटेंड हो रहा है 1 मीटर पे, जब 3 मीटर होगा तो 3 मिलीमीटर एक्सटेंड होगा, तो उसका टोटल बिल्कुल सही है, 3.5 मिलीमीटर एक्सटेंशन ऐसे होगा। ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन मैं डायग्राम बना के इसलिए समझाता हूँ यार कि बाज स्टूडेंट्स डायग्राम के बगैर नहीं समझ पाते हैं। इनफैक्ट इमेजिनेशन जो है उसके लिए आपको दिमाग में डायग्राम बनाना जरूरी है। एक 3 है, एक 1 है, तो जाहिर है दूसरा जो आएगा इसी के बराबर में, दूसरा जो सेटअप है उसमें यही चीज आपकी 1 मीटर की है और नीचे वाली 3.0 मीटर की है। ये है सेटअप, समझ आई बात? यही एक्स है, यही आपका वाई है। इस केस में मैंने उसका रेशियो ले ली वैल्यू उसकी और उससे कर हाँ, लिया। रेशो से ही करेंगे और किससे करेंगे? अभी देखना ना, ये रेशो से ही कंपेयर। ये 3 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 3 है। इसमें जो टोटल एक्सटेंशन, ठीक है, a load hung from the wire causes the metal X to extend by 1.5 millimeter and metal Y to extend by 1 millimeter, ठीक है। सो अब क्या है, पहले X को देख लेते हैं, फिर Y को देख लेते हैं। सही है, X कितना एक्सटेंड किया है, वो 1.5, उसकी लेंथ कितनी है, 3.0 मिलीमीटर। अच्छा, ठीक है, X को अलग से देखते हैं इधर, ये उसकी लेंथ है, ठीक है, 3.0 मीटर एक्सटेंशन है, ऐसे क्लियर। वाई की लेंथ कितनी है, वाई की लेंथ 1 मीटर की है, वो तमीज से चल रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। सो ये 3 मीटर की लेंथ है, ये कितनी मीटर की लेंथ है, वाई की 1 है, तो एक्स की 3 मीटर है, तो वो क्या कह रहा है, अ लोड इज फ्रॉम द वायर कॉजेज द मेटल एक्स टू एक्सटेंड बाय 1.5। इसमें जो एक्सटेंशन हो रही है 1.5 मिलीमीटर की हो रही है, ठीक है। वाई की लेंथ 1 मीटर है, उसमें एक्सटेंशन कितनी हो रही है, उसने बताया कि 1 मिलीमीटर की हो रही है, क्लियर। अब दूसरे सेटअप को देख लेते हैं, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी भाई, यहां तक कोई मसला, कोई चीज जो समझ में नहीं आई जी हो? सर। अब दूसरे को देख लें, एक्स की लेंथ कितनी है, 1 है, 1.0 मीटर है, ठीक है, और दूसरे में जो वाई की लेंथ है वो है 3.0 मीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब वो पूछ रहा है टोटल एक्सटेंशन क्या है। पहले टोटल एक्सटेंशन हमारी कितनी थी भाई, 2.5 मिलीमीटर थी ना, ये 1.5 और ये 1। सो पहले टोटल एक्सटेंशन जो थी हमारी 2.5 मिलीमीटर थी। अब टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये 3 मीटर है, 3 मीटर पे 1.5 की एक्सटेंशन है। सो 3 से 1 मीटर पे आने का मतलब है आपने लेंथ को छोटा कर दिया। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पढ़िए। फॉर्मूला क्या है, यंग मॉडुलस की अगर मैं बात करूं कि सारी चीजें हैं, डायमीटर भी है, सब कुछ है। सो F इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ई ए, यही है, सही है। अब एरिया को तो हटा दीजिए, एरिया कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, ठीक है। फोर्स भी दोनों पे कांस्टेंट लग रही है, तो सारा गेम लेंथ और एक्सटेंशन का आ जाता है, ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई को उधर भेज दूंगा, तो ई है, वाई है, एरिया है, एफ है, और इक्वल टू लेंथ है। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इनको हटा दीजिए कांस्टेंट को, सिर्फ आप लेंथ और एक्सटेंशन पे बात करें कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अब इस पे गेम होगा सारा, ठीक है। अब लेंथ देखिए, यहां से लेकर यहां तक आए तो लेंथ डिवाइड बाई 3 हुई है, 3 से बनाने का मतलब है डिवाइड बाई 3 होना, तो एक्सटेंशन भी डिवाइड बाई 3 होगी, यानी ये 1.5 डिवाइड बाई 3 करो कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर, क्लियर है। तो एक्सटेंशन नए वाले वायर में जो एक्सटेंशन है वो 0.5 मिलीमीटर होगी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आओ वायर वाई की तरफ, ठीक है। अब वायर वायर में ये क्या हुआ, ये 3 गुना बढ़ गया, 3 टाइम्स हो गया। जब ये 3 टाइम्स हुआ है तो जाहिर सी बात है इधर भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, यानी इधर 3 लगाओगे तो इधर भी 3 लगेगा, सो ये 3 मिलीमीटर हो जाएगा, क्लियर। अब सही है, यानी कि इसमें एक्सटेंशन हो गई 0.5 मिलीमीटर और इसमें एक्सटेंशन हो गई तुम्हारी कितनी, 3 मिलीमीटर। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एक्सटेंशन कितनी आएगी तुम्हारी, 3.5 मिलीमीटर। पुराने सेटअप में 2.5 थी, नेक्स्ट सेटअप में तुम्हारी कितनी हो गई, 3.5। तो इस हिसाब से क्या आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। सही है, आ रही बात समझ, क्लियर है, सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, a graph shows the variation of the displacement with distance of the progressive wave at the instant at one instant, ठीक है। वो कह रहा है किसी पॉइंट पर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है उसने वो बताया हुआ है, क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं उसमें आगे क्या करना है। वो कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम है, इधर देख लो आप, द पीरियड ऑफ अ वेव इज 91 मिली सेकेंड, पीरियड दिया हुआ है। अब पीरियड से आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 1/t, सो 1/91 ms, ठीक है। सो सॉल्व करो, मिली सेकेंड ऊपर जाके, मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा, तो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 1/91 एक्सपोनेंट -3, सो ये बनेगा 11 हर्ट्ज, ठीक है। सो सी और
ए में से कोई करेक्ट आंसर होगा, बी और डी क्या। वो कह रहा है व्हाट कैन वी डिटरमाइन अबाउट द वेव, सो इट हैज अ वेलोसिटी 0.44 मीटर पर सेकंड एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 हर्ट्ज। इट हैज अ वेलोसिटी इतना एंड वेवलेंथ इतना, ठीक है, वेवलेंथ 0.5। वेवलेंथ कितनी है भाई, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ पे खत्म करो, तो वेवलेंथ तो इसकी 4 है, 0.5 कैसे हो गई, ठीक है। सो बी और डी तो गया, ठीक है। बी में कह रहा है इट इज ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स नहीं पता कर सकते आप, वेवलेंथ तो 4 ठीक है, लेकिन ट्रांसफर्स है ये नहीं पता कर सकते, ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडल ये ग्राफ से आप नहीं पता कर सकते। सो बी और डी क्या, और ए और सी में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब ए और सी में भी कह रहा है ये लॉन्गिट्यूडल है, गलत है, हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। जबकि ए में और अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो मैं अगर 11 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 44 आएगा, और सेंटीमीटर जाहिर है पर सेकंड, तो मीटर में 0.44 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ग्रुप of electromagnetic wave is arranged in order from shortest wavelength to the longest। shortest तो आपको पता है एक्सरेज है, इंफ्रारेड है, फिर माइक्रो है, ई करेक्ट आंसर है, ये इसकी कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 5 हर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। गीगा, गीगा जो है पावर आपका बिलियन, मेरे ख्याल में बिलियन बनेगा गीगा, सो 5 into 10⁻⁹ बनेगा, 9 हर्ट्ज बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस वेव, तो पीरियड पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे इससे, ये फ्रीक्वेंसी है तो 1, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपको पता है पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है, सो 1/5 एक्सपोनेंट 9। जी क्या बनेगा, 0.22 करके सर 20 नैनो सेकंड्स बन रहा है। 20 नैनो सेकंड्स बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड भाई देख लेता हूं मैं अभी, 1/5 एक्सपोनेंट 9, 2 times 10 to the power of -10 हो जाएगा। 2 times 10⁻⁻10 ना। सो मुझे क्या बनाना है, मुझे, हाँ ना, तो अगर मुझे उस पर नैनो में बनाना है ना, सो 2 into 10 into 10⁻, नहीं, -1 इधर चला जाएगा, -9 इधर, सो ये हो जाएगा नैनो सेकंड, और ये 0.2 नैनो बनेगा, ये गलत है, गलत है, गलत है, नहीं ये गलत है। तो अब दूसरा पीको में करके देख लेते हैं, माइक्रो में भी कर सकते हैं, पीको होगा। सो 200 into 10⁻⁻12 सेकंड, तो ये पीको बन रहा है, सो 200 पीको सेकंड, ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है। द स्टेटमेंट अबाउट द टू प्रोग्रेसिव वेव आर लिस्टेड, द वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, द वेव्स हैव द सेम एम्पलीट्यूड, कोहेरेंट के लिए, ठीक है, कहना ना कि विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट फॉर द टू वेव्स टू बी कोहेरेंट, सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना जरूरी है, इसका मतलब है सी करेक्ट आंसर है। वेव पी एंड क्यू हैव द सेम एम्पलीट्यूड, wave meet in a phase at point x and interfere to give a resultant wave with the intensity I, ठीक है। वो कह रहा है कि रिजल्टेंट वेव, अच्छा अज्यूम करो कि दो वेव्स हैं, दोनों मिल रही हैं, रिजल्टेंट दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड हाफ हाफ है, उसकी वजह है कि मुझे इंटेंसिटी आई बनानी है। सो एक वेव है a/2, दूसरी भी है a/2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, आप जब दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, इनका रिजल्ट इसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई, ठीक है। अब आप दोनों ऐड करोगे तो वो ए स्क्वायर बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो आई के, क्लियर, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये है कहानी। अब यानी कि दो वेव्स हैं, उनकी एम्पलीट्यूड मैंने a/2 कंसीडर कर ली। सवाल है सर आपने a/2 क्यों किया, आपने a क्यों नहीं किए, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि भाई अगर मैं a कंसीडर कर लेता तो a प्लस a को ऐड करने पे ये 2a होता, इसका स्क्वायर जो है वो 4 लगता, और मुझे यहाँ पर 4 मिल ही नहीं रहा, कहीं पर 4 तो है ही नहीं, इधर तो सिंपल आई है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो वेव्स के एम्पलीट्यूड a/2 कंसीडर किए। क्लियर, सुनना, a/2 यानी हाफ हाफ कंसीडर की ताकि ऐड करने पे a स्क्वायर हो जाए और वो बैलेंस हो जाए मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी के, 1 दोनों के सेम आ जाए, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया। वो कह रहा है कि अभी जो दो वेव्स हैं उनमें से जाहिर है कि एक p है, दूसरी क्या है, q है, ठीक है। वो कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द p इज डबल। अब डबल का क्या मतलब है, अब दो वेव जो मिलनी थी वो डबल हो गया, यानी p का एम्पलीट्यूड डबल के आधे का डबल कर दो तो एक हो जाता है, तो इसका एम्पलीट्यूड p का a हो गया और q का वही a/2 रहा, ठीक है। सुनना,
वो कह रहा है कि अब बताओ इंटेंसिटी कितनी टाइम्स हो गई। सो मैंने राइट साइड पे यानी कि 1 प्लस हाफ करो तो 3/2 होता है, 3/2 का स्क्वायर करो तो 9/4 होता है, ये बनेगा। सो लेफ्ट साइड पे भी 9/4 यानी कि ये आई इसके साथ लगेगा। सो 9/4 जो है वो 2.25 होता है, राउंड ऑफ करें टू सिग्निफिकेंट फिगर में, जो सी करेक्ट आंसर बनता है। समझ आ रही है बात, क्लियर है? रेडियो वेव कैन बी पोलराइज्ड बाय साउंड वेव बट साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, व्हिच स्टेटमेंट गिव द रीजन फॉर दिस। ठीक है, वो कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जाहिर उसकी करेक्ट होगी। रेडियो वेव आर जनरली हायर फ्रीक्वेंसी, नहीं हायर लोअर का इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। द रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव जो है कैन नॉट बी कैन बी पोलराइज्ड, लॉन्गिट्यूडनल कैन नॉट बी पोलराइज्ड। सही है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 के लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद द टोटल नंबर ऑफ n लाइंस पर विड्थ। ये जो 1/d की वैल्यू होती है ना, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ होती है, पर यूनिट विड्थ होती है, ये 1/d की होती है। ठीक है, याद रखना। और d की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा w/n, ये विड्थ अपॉन n होगी, भूलना नहीं। तो कह रहा है कि n को सेकंड ऑर्डर का मतलब है n इज इक्वल टू इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा, डायफ्रैक्शन एंगल थीटा। व्हाट इज n की वैल्यू पूछ रहा है। सो आपको पता है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। सो 2 लैम्डा अपनी जगह पे और d की जगह w/n साइन ऑफ थीटा। अब अगर n को एक तरफ करना है सो w sin थीटा अपॉन 2 लैम्डा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में बच्चों, या जहाज गुजर रहा है? बट किरचॉफ सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बेसिक प्रिंसिपल। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज का बेसिक प्रिंसिपल होता है, सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है। क्लियर है? सो एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंजर्व, बी की बात कर रहा है। द डायग्राम शोज अ सर्किट विद अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर, द एमीटर रीड्स 0 करंट, शाबाश 0 है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर? भाई ये 10, ये रेशियो ये आपको पता है सेम होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 है। सो ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 18.0 किलो ओम्स होना चाहिए। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये रेशियो सेम रहेगा, बताया था मैंने आपको। अगर करंट जो है वो उसमें से पास होने वाला 0। अ टॉर्च यूजेस 3 लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इज पावर बाय अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, 3 लैंप है पैरेलल में लगे हुए हैं और 3 वोल्ट पावर बाय सेल ऑफ 3। ठीक है, तो 3 वोल्ट ही मिलेगा। एंड इंटरनल नेगेटिव रेजिस्टेंस, ईच लैंप डिसिपेट 0.6 वाट। अच्छा ठीक है 3 लैंप्स लगे हुए हैं पैरेलल में। ठीक है, हर लैंप 0.6 वाट का है। व्हाट इज द करंट इन सर्किट? 0.6 वाट है, सब में डेसिपेशन हो रही है। सो 0.6 प्लस 0.6 टोटल पावर जो बनेगी वो बनेगी 1.8। जी, सो वो बनेगी टोटल पावर 1.8 वाट और ये बराबर होगा निकालना क्या है करंट, तो वी आई। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज टोटल करंट। सो 1.8 डिवाइडेड बाय टोटल करंट, टोटल वोल्टेज कितना है मतलब जो बैटरी का ईएमएफ होता है तो वो निकल जाएगा। सो ये कितना बनेगा? 0.6 बनेगा। सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आ रही बात समझ? उसके बाद नेक्स्ट चलो, a coil with internal resistor is connected to the LDR of fixed resistance of voltmeter. The voltmeter reading increases. अच्छा भाई, वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज कब होती है? पहले तो ये समझ लो कुछ भी पढ़ने से पहले, वोल्ट मीटर की रीडिंग कब इंक्रीज होगी? इसका वोल्टेज कब बढ़ेगा? जब इसका वोल्टेज कम होगा। अब सवाल है इसका वोल्टेज कब होगा? ठीक है, इसका वोल्टेज जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जब इसकी रेजिस्टेंस एलडीआर की रेजिस्टेंस कब कम होती है? ठीक है, जब ब्राइटनेस क्या होती है या बढ़ती है या इंटेंसिटी बढ़ती है, ये सीन होता है। विच क्वांटिटी डिक्रीजेस द वोल्टमीटर रीडिंग इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अच्छा देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, तो अब इस लोग को भी देख लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चार्ज मूविंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम। नहीं, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तो बढ़ेगा, ये करंट की बात कर रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट। एनर्जी ट्रांसफर टू द फिक्स्ड रेजिस्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो पूछ रहा है इंक्रीज होगा, जबकि एनर्जी ट्रांसफर टू द रेजिस्टर, ये वोल्टेज इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एनर्जी ट्रांसफर टू द रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर पर यूनिट टाइम। द इंटेंसिटी ऑफ द, अच्छा वो विच क्वांटिटी डिक्रीजेस की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर इंक्रीज होगा। गलत। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर,
द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट, हाँ इंटेंसिटी आपकी बढ़ रही है, ये डिक्रीज वाली पूछ रहा है, गलत। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, बहुत अच्छे सवाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो कह रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, क्लियर, इसकी रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही ना, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। जब इसकी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की आर ई, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो तो एलडीआर की रेजिस्टेंस, एलडीआर की रेजिस्टेंस प्लस फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, क्लियर है, इन दोनों का सम है। अब एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी तो आर ई कम, जब आर ई कम होगी तो मैंने आपको बताया था, मैंने पूरी कहानी बताई है आप लोगों को, जब आर ई कम होगा तो क्या इफेक्ट होगा, जरा समझना। यहां से करंट पास हो रहा होता है ये, ठीक है, ये, और ये अंदर जो रेजिस्टर है ये इंटरनल रेजिस्टर है, ये पैदा होने वाली जनरेशन है, इसको लॉस वोल्ट भी कहते हैं। तो ईएमएफ माइनस लॉस वोल्ट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, सुनना, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आपने ये जो टोटल रेजिस्टेंस थी सर्किट की, ये दोनों मिला के वो आपने कम कर दी। कैसे कम कर दी? एलडीआर की कम करने की वजह से। सो जब टोटल रेजिस्टेंस कम होती है तो सर्किट में टोटल करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। अब जरा सुनो, ईएमएफ माइनस आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल यानी इन कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे जो मिलेगा वो है टर्मिनल पोटेंशियल। यहाँ लगा दूं अगर मैं वोल्ट मीटर, ठीक है, तो वो ये है टर्मिनल पोटेंशियल। अब जैसे ही करंट बढ़ा तो ये करंट बढ़ने से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? इंक्रीज। इन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यूं समझ लो, फर्स्ट करो 10 ईएमएफ था 10 वोल्ट का, और ये पहले 2 वोल्ट था, तो 8 वोल्ट टर्मिनल पे मिल रहा था। आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? कम, करंट बढ़ गया। अब करंट बढ़ने से पहले ये 2 वोल्ट का प्रोडक्ट था, अब मान लो ये 6 वोल्ट का प्रोडक्ट हो गया, 10 माइनस 6 करो तो कितना बचेगा? 4 वोल्ट। अब टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। किस वजह से? किस वजह से डिक्रीज हो गया? करंट के बढ़ने से। सर करंट कैसे बढ़ा? क्योंकि रेजिस्टेंस आपने टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की मिला के कम कर दी, क्लियर है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले के कंपैरिजन में अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है विच क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, क्लियर। द सर्किट शोन कंटेन्स अ सेल विद अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टर, ठीक है, ठीक है, यहां तक सही है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज इज इन ड्राइविंग चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज ई, ठीक है। तो बेसिकली ईएमएफ की बात कर रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स इज वी, ठीक है। The cell is then replaced, वो potential difference हो गया। The cell is then replaced with a different cell of the same electromotive force that has a significant internal resistor, जिसकी internal resistor बढ़ा। अच्छा, पहले तो था कि E is equals to, पहले जो था E is equals to V था, ठीक है, इस पे V था, यही टर्मिनल पोटेंशियल कह लो, मर्ज से वही चीज मिलेगी। अब है E माइनस आई आर इक्वल्स टू V है, तो मेरे हिसाब से अब टर्मिनल पोटेंशियल कम हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टर को भी मिलेगा। वो कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट, नए नए सेल के अंदर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ई एंड वी। ई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्मिनल पोटेंशियल जब वो कम हो जाएगा। ई तो सेम रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। बच्चों वाला सवाल है। अगला क्या है? द सर्किट शो द बैटरीज आर आइडेंटिकल एंड ऑल हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टर, ऑल ऑफ द resistors have the same resistance, the diode have the zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting. In which circuit the current in the battery is greater? वो कह रहा है कि किस सर्किट के अंदर जो है वो करंट जो है ग्रेटेस्ट होगा, वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा भाई देख लेते हैं। देखो ये दो पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं, जब पैरेलल में रेजिस्टर लगते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। सेम सेम है ना, आर है तो हाफ हो गई, इसको तो इसकी तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो सारा करंट अब जब रेजिस्टेंस हाफ हो गई तो करंट ज्यादा पुल होगा, पीछे से ज्यादा खींचेगा। तो मेरे हिसाब से तो छूटते ही मुझे लग रहा है कि ए इसका करेक्ट आंसर है, बट फिर भी देख लेते हैं। भाई ये सीरीज है, सीरीज में दो रेजिस्टर यानी आर और ये आर की वैल्यू ऐड कर दे तो 2R डिस्टेंस बढ़ती है तो करंट डिक्रीज भी नहीं हो सकता। इधर आइए तो इधर कुछ भी कर लें, यहां से जाएंगे करंट यहीं से जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं क्योंकि ये स्विच ऑफ है। कुछ भी कर लें तो इनके पैरेलल में होने का कोई फायदा नहीं है। सो सी भी गया। अब इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से तो जाएगा लेकिन इधर से नहीं जाएगा, तो अगेन इनके पैरेलल में होने का कोई फायदा नहीं, एक ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यार, ये सवाल इस तरह करवाया भी है मैंने, याद करो, ठीक है। वो कह रहा है कि a potentiometer circuit is used to determine the electromotive force of E of a cell. The circuit includes a second cell of the EMF 1.5 volt, ठीक है। 1.5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टर 0.5 that is connected to a uniform resistor wire X5, और यहाँ पर 0.64 मीटर पे आकर इस जगह पे Z पे आके इसको रोक दिया, इसकी जो चौकी है उसको,
The resistance wire XY is the length of 0.96 meter and a resistance of 0.5 ohms. ठीक है, ये जो resistance wire है इसकी length जो है वो 0.96 है और resistance 0.5. The removable connection Z is move along the XY. The galvanometer reading is 0 when length XZ is 0.64. ठीक है, galvanometer की reading 0. What is the value of an EMF? तो कह रहा है EMF की वैल्यू क्या है. मैंने बताया था इसका EMF निकालने के लिए इसका वोल्टेज चाहिए, यानी कि आपको VXZ चाहिए. ठीक है, और VXZ के लिए आपको RXZ चाहिए. अब RXZ के लिए आपको LXZ चाहिए. ये पूरा चेन है. ठीक है, तो सबसे पहले R इसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं. क्लियर? ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले लेंथ से गेम खेलते हैं. तो आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ XZ अपॉन लेंथ ऑफ XZ, ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ XY अपॉन लेंथ ऑफ XY. सो रेजिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए. रेजिस्टेंस ऑफ XY कितनी दी हुई है? 0.5 डिवाइड बाय लेंथ कितनी दी हुई है XY की? 0.96. XZ की जो लेंथ है वो 0.64 है. जी कोई मुझे बताएगा इसकी लेंथ इसकी रेजिस्टेंस कितनी है X से लेकर Z तक की? खाना 0.33 बन रही है. ठीक है, यानी 1/3 कह लो इसको आप, 1/3. अच्छा, अब ये 0.33 है. अब मुझे इस पे क्या निकालना है? इस पे वोल्टेज निकालना है. ठीक है, VXZ निकालना है. VXZ कैसे निकालूं? सो नीचे आपको 0. कहाँ चला गया? 0.5 प्लस 0.5. हाँ 0.5, वो भी 0.5. मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होता है वैसे अगर ये दोनों सेम हो जाए तो. सो खैर न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे? न्यूमरेटर में X से लेकर Z तक की रेजिस्टेंस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 1.5. ये बैटरी का 0.5 आ जाएगा. 0.5 वोल्ट. ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जितना ये होगा उतना ही EMF होगा पैरेलल में. ये करेक्ट आंसर है. ठीक है भाई, चलें. Which particle is not a fundamental particle? So neutron is not a fundamental particle. You know that. Isotope क्या है? फ्लोरीन का undergoes beta decay from an isotope. ठीक है, फ्लोरीन है और बीटा डिके करेगा तो जाहिर है कि बीटा पॉजिटिव डिके. जो भी एलिमेंट बचेगा बनेगा, 1 सेकंड रुकना, वो 8 हो जाएगा. जी जी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ. यानी फ्लोरीन, मैं इक्वेशन बना देता हूँ. फ्लोरीन 9 है, 18 है, उससे क्या निकल रहा है? बीटा, और बीटा के साथ एक नया एलिमेंट बन रहा है. ठीक है, ये -1 होगा, ये 0 होगा. इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूं. -1 ही +1 है, सही है. तो ये 8 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 18 ही रहेगा. सही है, आ रही बात समझ में? तो सही तो किया था 8 और 18. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो स्टेबल आइसोटोप है इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 - 8 तो 10 आ रहा है यार. ये तो सही है ना? 10 है ना? जी सर. सही है ना? 10 है. Which statement is correct? A baryon is a hadron and consists of 2 quarks. शाबाश, बहुत आला. Meson is a hadron consists of 3 quarks. तालियां. An electron is a fundamental particle and is a lepton. बिल्कुल ठीक है. A neutron is a fundamental particle and is a hadron. गलत. ठीक है भाई. अच्छा, मैं इसको सोचता हूँ हमेशा डब्ल्यू बोसॉन से, क्योंकि वीक इंटरेक्शन में वही काम आता है. यानी कि जिस वक्त ये कन्वर्जन हो रही होती है ना डिके, उस वक्त डब्ल्यू बोसॉन पैदा होता है 0 चार्ज लेके, और वो 0 चार्ज स्प्लिट करता है. मतलब जो एज पर माई नॉलेज वो प्लस और माइनस पे स्प्लिट करेगा. ठीक है, ये जो नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये जाएगा न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के पास, जिससे वो अपने जाहिर है प्रोटॉन के पास जाएगा तो वो अपना एक कम करके जो है वो 8 कर लेगा अपने आप को. और ये जो प्लस वाला चार्ज है ना, फिर ये जब डिके करता है ना, डब्ल्यू भी खत्म हो जाता है, तो ये प्लस वाला चार्ज जो ये किसको दे? तो ये बीटा को देता है, बीटा पॉजिटिव को देता है. ऐसे बैलेंसिंग होती है. बहरहाल सिलेबस में हमारे नहीं है तो उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज. हो सकता है